राम राम सभी को। मैं सर कुमार और एक ऐसी कंपनी जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी, बट एक्चुअली 2014 के अंदर में स्टार्ट नहीं हुई थी। ये कंपनी उससे पहले से चलती आ रही थी, बट 2014 के अंदर में एक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली, फिर उसने कंपनी को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया और फिर स्टॉक मार्केट से अब ये कंपनी पैसा उठाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस कंपनी के जो बेसिक डिटेल्स होते हैं आईपीओ के, जो पैसे उठाने की कोशिश कर रही है, इसकी बेसिक डिटेल्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से पहले चली और फ्यूचर में किस तरीके से चल सकती है। तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को जानने की कोशिश यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं आईपीओ की, तो यहाँ पे 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में कंपनी आईपीओ खुलने वाला है। 82 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस रखा है, 1600 का लॉट साइज है और 1,31,200 रुपये की ज़रूरत यहाँ पर आपको एक लॉट के साथ में आईपीओ फाइल लगाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। कंपनी के पास में यहाँ पे 43 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ के थ्रू पैसे जाने वाले हैं और 7.25 करोड़ रुपए कंपनी के जो ऑलरेडी प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर वर्थ ऑफ शेयर्स बेच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाकी जो टोटल यहाँ पर 51 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग थी लगभग, और आईपीओ के बाद में 73% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो प्रमोटर लोग काफ़ी अच्छा खासा स्टेक आईपीओ के बाद में भी रखने वाले हैं। अब अगर देखते हैं कंपनी करती क्या है, सो कंपनी ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं उनको ईपीसी काम करती है और उसको बाद में मैनेज करने का काम भी कंपनी करती है। जिस तरीके से जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, कंपनीज के अंदर में नहीं होता, जैसे खराब पानी अपने रेजिडेंशियल एरिया से निकलता है फिर उसको साफ़ करने का काम, तो वो जो काम होते हैं वो ये कंपनी करती है। सो वो जहाँ पर साफ़ होता है तो वो उसका कंस्ट्रक्शन साइट होता है, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट को कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसको किस तरीके से मैनेज करना, वहाँ का जो पर्सनल है, जो लोग जो उसको मैनेज करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा काम कंपनी करती है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर में जो केमिकली ट्रीटेड पानी होता है उसको भी साफ़ करने के जो प्लांट्स होते हैं वो भी कंपनी ईपीसी, उसका भी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन और बाद में उसका मैनेजमेंट कंपनी देखती है। सो ये बेसिक काम है कंपनी का। सो अब अगर इसके अंदर में अगर चर्चा करते हैं और डिटेल के अंदर में, तो अब कंपनी आईपीओ से पैसा उठाना क्यों चाह रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे। सो बेसिक कंपनी ने रीज़न बताया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कंपनी के पास में इस साल खर्चा ज़्यादा है और पैसा कम है उस खर्चे को पूरा करने के लिए, तो कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कंपनी बोल रही है कि जो कंपनी के पास में ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, नया ऑफिस कंपनी खोल रही है तो उसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंपनी ने बताई हैं आईपीओ लेके आने के पीछे। ये जो पैसे उठा रही है लगभग 43 करोड़ रुपीज़, राइट। अब देख लेते हैं कि कंपनी फंडिंग जो वर्किंग कैपिटल उसके अंदर 33 करोड़ रुपीज़ लगाने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या इतनी है जो 30 करोड़ रुपए कंपनी मांग रही है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं हमें लगभग कितनी। करंट लाइबिलिटीज़ आर 13 करोड़ इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कंपनी को इसी साल पे करनी है। 16 करोड़ रुपए ये कंपनी को पे करने, तो और ये यहाँ पर 8 करोड़ रुपए शेयर होल्डिंग, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंपनी के पास में करंट एसेट्स कितने हैं, तो 66 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए हैं जिनका पता नहीं है कि इसी साल आएंगे। अगर आएंगे भी तो कंपनी को कंटिन्यू रखने के लिए इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत तो है। ओके, तो अब कंपनी के हम लोग थोड़ा सा और डीप डाइव चलते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ा एसेट साइज को देख लेते हैं, कंपनी के लिटिगेशंस को देख लेते हैं और कोई कंपनी की दिक्कतों को देख लेते हैं, बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब यहाँ पे दीज आर बेसिक डिटेल्स, दीज आर प्रमोटर्स की डिटेल्स एंड ये कंपनी के ऊपर में लिटिगेशंस, कंपनी के ऊपर में आज के दिन कुछ खास सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल लिटिगेशंस चल नहीं रहे हैं। टैक्स से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो कंपनी के खिलाफ 6 प्रोसीडिंग्स चल रही है और प्रमोटर के खिलाफ 2 प्रोसीडिंग्स टैक्स से रिलेटेड चल रही है, जिसमें कंपनी का पैसा, प्रमोटर्स का 50 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का कंपनी का नुकसान हो सकता है अगर कंपनी ये टैक्स पे करना पड़ा तो। कंपनी के बाद में कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है, लगभग 23 करोड़ रुपए की कंटिजेंट लाइबिलिटी है कि ऐसे कोई खर्चा जो कि फ्यूचर में आ सकता है, देयर आर चांसेस, तो वो है 23 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है, राइट। अब कंपनी के पास में जो ऑफिसेज यूज़ करती है, जो ब्रांचेज यूज़ करती है, वो कंपनी द्वारा खुद की हैं या फिर किराए पे ले रखी हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेज जो कंपनी की हैं वो सारी की सारी लीज पर है। जैसे ये इसका महाराष्ट्र में एक ब्रांच है जो कि 2 लाख रुपए किराए पे है, ये भी महाराष्ट्र की एक ब्रांच है जो कि 2 लाख रुपए के किराए पे है। इसी टाइप से ये और ब्रांचेज हैं जो कि 50,000 लाख रुपए, और ये वर्चुअल कुछ ऑफिसेज हैं जाकि कुछ ऐसी जगह पे जैसे वेस्ट बंगाल हो गया
जहाँ पर ब्रांचेस तो हैं बट वो वर्चुअल ऑफिसेज हैं, वहाँ पर एक्चुअली ऑफिस नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे वर्चुअल कई कंपनी होती हैं जो वर्चुअल ऑफिसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे ये कंपनी माई HQ। यहाँ पर आप रह के कि जैसे आपको कोई कहीं भी बैठा, जब मैं सीकर में बैठा हुआ हूँ तो अगर मेरे को मुंबई में ऑफिस चाहिए तो इस टाइप की कोई कंपनी के साथ मैं खुद को रजिस्टर करके वहाँ पर ऑफिस खोल सकता हूँ, GST नंबर भी ले सकता हूँ, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। साथ में अगर कोई कस्टमर मेरी जो वर्चुअल ऑफिस में आता है अगर महाराष्ट्र के अंदर में, तो वहाँ पर एक मेरे को लाइव इंटरेक्शन भी करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर। सो एक वर्चुअल टाइप काइंड ऑफिस को सस्ता बहुत पड़ता है कंपनी को, तो इसके वर्चुअल ऑफिसेज भी हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंपनी की डिटेल्स के अंदर में। सो बेसिकली इनकी जो मेन ब्रांचेज हैं वो 4 ही हैं, जिनके अंदर में ये फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी है, बाकी वर्चुअल ऑफिसेज ही हैं आएंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में। और मेनली जो इनकी बिजनेस है वो महाराष्ट्र के अंदर में ही है। अब इसकी जो ट्रेडमार्क है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है FWA, बट द थिंग इज़ कि जो ट्रेडमार्क ये आज के दिन यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये वाला लोगो, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कंपनी के पास में एम्प्लॉयज़ आज के दिन में 118 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं, ये इस पोजीशंस के ऊपर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी के जो मेनली 10 कस्टमर्स ही कंपनी के पास में, जहाँ से कंपनी के पास में पैसा आ रहा है, अगर एक भी बड़ा कस्टमर हट जाता है तो कंपनी को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस फ्यूचर में हो सकता है। अब जैसे कि हमने कंपनी के बिजनेस को पहले ही शुरू में ही समझ लिया था कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, कि कंपनी सबसे पहले प्रोजेक्ट्स लेती है, जैसे ये यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम के इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि सबसे पहले बिडिंग लेती है कंपनी की, कोई भी किसी भी कस्टमर को अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हुई, किसी डिस्ट्रिक्ट की, सरकारी संस्थान है, इसी तरीके से कोई बड़ी कंपनी होगी जिसका इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको उस वाटर को वापस साफ़ करवाना है, तो वहाँ से बिडिंग करवाती हैं वो कंपनियाँ, राइट। सरकारी कंपनियाँ जो हैं बिडिंग करवाती हैं, फिर प्राइवेट कंपनियाँ बिडिंग करवाती हैं, तो बिडिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, फिर बिडिंग जीत जाती है, उसके बाद में किस तरीके से वो प्लांट बनना है उसकी इंजीनियरिंग होती है, फिर माल इकट्ठा किया जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके बाद में जो कमीशनिंग है, टेस्टिंग वगैरह की सही से चल रहा है कि नहीं किया जाता, स्टार्टिंग किया जाता है, फिर पर्सनल जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पर जो काम करने वाले हैं एक्चुअली, और बाद में ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट को देखते हुए फिर मेंटेनेंस को देखा जाता है और काम को कंटिन्यू रखा जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए वहीं पर। तो कंपनी वहीं पर काम करती रहती है, उस प्रोजेक्ट को संभालती रहती है जब तक कि कंपनी को वहाँ पर रखने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से। ये कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से कंपनी का जो एक बार काम चालू हो गया तो वो वहाँ पर कई दिनों तक काम कर सकती है। सो दिस इज नाइस थिंग अबाउट दिस बिजनेस। अब यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी मुझे नज़र आई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना दिक्कतें नज़र ना आए। हम थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं कई बार, तो डिटेलिंग में जब हम लोग थोड़ा सा गए तो हमें कुछ दिक्कतें नज़र आई। वो कुछ इस प्रकार थी कि कंपनी का एक जो मेन सेगमेंट है यहाँ पर, इस साल कंपनी का मेनली पैसा आया है शेयर कैपिटल के अंदर में, जो कि 17 करोड़ रुपए यहाँ पर आया है। तो ये 17 करोड़ रुपए अगर आया है बिजनेस में तो कहीं तो लगा होगा। तो मेनली हमें ये पता होता है कि कंपनी के पास में अगर कोई जगह नहीं है पैसा लगाने के लिए, तो ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखती हैं मेनली। तो यहाँ पर वो दिख गई ट्रेड रिसीवेबल्स में 66 करोड़, पहले 51 करोड़ थे पिछले साल, इस साल 66 करोड़ रुपए हो गए। सो कंपनी बिजनेस तो कर रही है। तो कंपनी की पूरी बैलेंस की साइज जो है, बैलेंस शीट की साइज वो 83 करोड़ की है, जिसमें से 66 करोड़ रुपीज़ तो बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा। इसका मतलब माल काम हो चुका है, रिसिप्ट्स कट चुकी है, बट पैसा नहीं आया है। अब थिंग इज़ कि क्या ये कंटिन्यूस प्रोसीजर है? एक तो बड़ा इतना बड़ा ट्रेड रिसीवेबल साइज होना बैलेंस शीट के अंदर में बहुत ही ख़राब बात है, पहली चीज़ तो बहुत ही नेगेटिव। उसके बाद में क्या ये कंटिन्यूस प्रोसीजर है कि कंपनी काम करते ही जा रही हो और पैसा नहीं आ रहा है? तो अगर इस चीज़ का पता करते हैं तो कंपनी का अगर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 49 करोड़ रुपीज़ का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो इसी 6 महीने के अंदर अंदर का है, और 6 महीने से 1 साल के बीच का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 4.5 करोड़ का है। और यहाँ पे एक साल से 2 साल के पुराना ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब इतने दिनों से बकाया पड़ा हुआ है, रिसिप्ट कटे हुए, ड्यू डेट 1 साल से 2 साल पुरानी थी, मिल जाना चाहिए था, वो 8 करोड़ रुपए हैं, और 2 से 3 साल पुराना 5 करोड़ रुपए हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक बार चेक करते हैं कंपनी के डेटा को, यहाँ पर प्रॉफिट P&L स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे दिखेगा हमें कि कंपनी ने 2022 के अंदर में टोटल कंपनी ने 4.5 करोड़ रुपए ही कमाए थे। अब 4.5 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए थे, और 4.5 करोड़ रुपए 2 से 3 साल, अगर 2022 में 2 से 3 साल हो गए, तो वहाँ पर कंपनी का 5 करोड़ रुपए तो यहीं अटका पड़ा है। मतलब कंपनी ने जितना कमाया नेट प्रॉफिट, उतना कंपनी को प्रॉफिट आया ही नहीं, कंपनी नेट टू नेट नुकसान में ही रही है थोड़ी बहुत।
अब 2 से 3 साल पुराना अगर बकाया है तो उसके मिलने के चांसेस, रिकवर होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि जो अभी तक नहीं आया, अब हो सकता है कि कंपनी वहाँ प्रोजेक्ट पे काम करते ही जा रही हो, कुछ इश्यूज हो गए हों, पॉसिबल। बट आई एम नॉट सेइंग कि बस मेरी तरह बताओ कि 1 साल से अगर ऊपर चला जाता है और वो कंटिन्यूस साइकिल में नहीं है तो फिर वहाँ एक दिक्कत मेरे को देखने को मिलती है। मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ पैसे रिकवर होगा भी या नहीं। यहाँ पर यही मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दिक्कत है। फिर 1 से 2 साल पुराना 8 करोड़ रुपए, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग पिछले साल का डेटा देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए कमाए, 8 करोड़ रुपए बकाया रह गए। तो कंपनी ने कमाया क्या, नुकसान में बैठी है फिर से। 6 महीने से 1 साल पुराना, तो यहाँ पे 4 करोड़ रुपए इस साल कंपनी ने लगभग कितने रुपए कमाए हैं, 13 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स जो रह गए हैं वो कितने, 4-4.5 करोड़ तो ये हो गए और ये 49 करोड़ रुपीज़ ये रह गए। अब इनमें से भी अगर अगले साल देखेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे फिर बच जाएंगे। तो कंपनी की रिकवरी रेट जो है, कंपनी बिजनेस तो ठीक कर रही है बट कंपनी का जो बकाया बहुत ज़्यादा रह रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में लोन लेना पड़ सकता है, फ्यूचर में और ज़्यादा लोन लेना पड़ सकता है अपने आप बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। सो ये एक काफ़ी नेगेटिव इशू मेरे को, ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है ये काफ़ी नेगेटिव मुझे यहाँ पे दिखा। सो अब हम पूरा कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है, थोड़ा समराइज अगर करने की कोशिश करें तो एक कंपनी है जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने का काम करती है और काफ़ी महाराष्ट्र और इधर ज़्यादा फैली हुई है। एंड उसके पास में खुद के कोई ऑफिसेज वगैरह है नहीं, ओन्ड नहीं है, सारे किराए के ऊपर में है। सो वो यूजुअली प्रोजेक्ट्स लेती है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है, फिर उनको मेंटेन करती है, R&D उन पे करती रहती है। उनका इम्प्रूवमेंट किस तरीके से, फिल्ट्रेशन जो प्रोसीजर है उसको और भी अच्छे से किया जा सके उसके ऊपर में R&D करती रहती है। एंड लास्ट में कंपनी जो जितना भी कंपनी कमा रही है पैसा, उसका मैक्सिमम जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा रहता है, रिकवर नहीं हो पा रहा है। और कंपनी का फ्यूचर जो है, रेवेन्यू जो है स्ट्रीम, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज हर कंपनी को, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां होती हैं, उनको ट्रीटमेंट प्लांट्स तो चाहिए ही। आजकल शहर बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी जो वो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। अब एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स इनके तो है ही हैं, क्या जो ऑलरेडी इस मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, क्या उनके भी ट्रेड रिसीवेबल्स इसी टाइप से हैं। अगर उनके भी इसी टाइप से हैं, इसका मतलब मार्केट का स्टैंडर्ड यही है। अब इसको देखते हैं तो इसका 243 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है और 970 करोड़ की ये पूरी ट्रेड बैलेंस शीट है। इसका मतलब होता है बैलेंस शीट के मुकाबले 25% के आसपास में इसके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। उस कंपनी के लगभग 80-90% ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े थे, 80% के आसपास में, इसके 25% है। ये वाट टेक बाग, इसका अगर देख लें हम लोग तो इसका भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इसका है 19, सो लगभग 50% के आसपास में इसका भी ट्रेड रिसीवेबल्स है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नॉर्मल है, बट उसका ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए, सो कंपनी जो थोड़ा रिस्क यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है क्योंकि छोटी कंपनी है उस हिसाब से। बाकी ओवरऑल देखा जाएगा तो ठीक है। अब कंपैरिजन एक बार करके देख लेते हैं फिर पी और पीबी रेशियो के हिसाब से। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 13 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए, 14 करोड़ रुपए, 200 करोड़ की वैल्यू लगा रही है। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से कंपनी कमा रही है, जिस तरीके से कंपनी के एसेट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है। 200 करोड़ रुपए कंपनी के, 200 करोड़ रुपए जस्टिफाइबल नहीं है, किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है मुझे। फिर भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल थिंग। अब कंपैरिजन अगर करते हैं तो यहाँ पे 14 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 1 सेकेंड, 189 करोड़, सॉरी शॉर्ट में कर लेते हैं, एंड ये 13.5, सो 14 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं इनके साथ में तो इसका 33 का, इसका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो है 25 का। सो दोनों के मुकाबले ही कंपनी अच्छी कमाई कर रही है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी की नेटवर्थ है 37 की, कंपनी पैसा उठा रही है यहाँ पर 43, सो 37 + 43 हाउ मच इट इज़, 80 करोड़। सो 80 करोड़ के हिसाब से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 816, सो 2.3 का यहाँ पे पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो कंपनी की वैल्यू भी कंपेरेटिवली कम है। सो अच्छा कमाई कर रही है, वैल्यू भी अच्छी है, बट इनके पास में एसेट वैल्यू है, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसके पास में खुद की एसेट वैल्यू बहुत कम है।
वो सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पर ही काम कर रही है। दैट्स ऑल। पूरा मेरा शायद आई गेस अब मेरा जो फाइनल व्यू बन रहा है वो थोड़ा सा सिक्योर रह के चलने वाला बन रहा है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करके देखें और अपना पूरा कैपिटल जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला इसका सिर्फ 1% ही ऐसी कंपनी में लगा सकते हैं, रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसीजर के अंदर में काम करती है। तो एक बार प्रोजेक्ट मिल गया तो उसके अंदर में लंबे टाइम तक बनी रह सकती है और लंबे टाइम तक पैसे आते रह सकते हैं, देयर आर चांसेस। सो इस टाइप की कंपनियां लंबे टाइम तक बिजनेस में टिकी रहती हैं। सो इस बिजनेस जो साइकिल है, फ्यूचर में ऐसी जो कंपनियां हैं, ऐसा जो बिजनेस है, इसके रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए कंपनी के अंदर में 1% पूरा कैपिटल का लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आज के जिस हिसाब से भाव मांगा कंपनी ने उसके हिसाब से रिस्क लिया जा सकता है। बिकॉज काफ़ी कंपनी ऐसी भी होती हैं जिनका प्राइसेस नीचे नहीं आते हैं और उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो बट ध्यान रखिए कि 1% से ज़्यादा कैपिटल ऐसी कंपनियों में नहीं लगाना है। और अगर फ्यूचर में नीचे आती भी है तो इसको ऐसी कंपनियों को हम लोग कभी भी वो नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एवरेज नहीं करते हैं, दोबारा पैसा नहीं लगाते हैं। एवरेज हमेशा अच्छी कंपनियों किया जाता है, छोटी कंपनियों को नहीं किया जाता है। या फिर एवरेजिंग करनी भी है तो एक कंपनी को एवरेज करने के लिए दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं, जिसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फाइनली कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें, बाद में डिसीजन लें, अदरवाइज ना लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड सी यू टुमारो। और हाँ, आईपीओ में अगर पैसा लगाना है तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा अगर जीएमपी रहता है तो रिस्क लिया जा सकता है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।